अच्छा जी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? सेवरल assumptions concerned with recording of transactions in the books, ठीक है। Most important is that the financial statements known as the final accounts must be drafted in the same way। तो इनका पर्पस ये होता है कि आपके स्टेटमेंट्स जो है वो जो भी बना रहा हो वो सेम वे में बना रहा हो, ठीक है। सो दैट ऑल अकाउंटिंग यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन अंडरस्टैंड। अब इसमें हमने सबसे पहले तो प्रिंसिपल्स को देखना है। वी हैव 4 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। उसके मतलब क्या होते हैं एंड यू नीड टू रिमेंबर दीज, ठीक है। रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये आपके प्रिंसिपल्स हैं। रेलेवेंस क्या होता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड रेलेवेंट इफ इट इफेक्ट्स द बिजनेस डिसीजंस। आप यानी वो चीज रिकॉर्ड किया करें जो बिजनेस से रेलेवेंट हो, यानी जो बिजनेस को अफेक्ट करे, ठीक है। दैट्स रेलेवेंस। रिलायबिलिटी किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन रिलायबल तब होगी जब इट विल बी फ्री फ्रॉम एरर्स, बायसेस एंड शुड बी इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड। अगर आपके बायसेस इन्वॉल्व हैं रिकॉर्ड करने में, एरर्स हैं, तो ऑब्वियसली दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विल नॉट बी रिलायबल, ठीक है। तो रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है एरर फ्री होना। देन कंपैरेबिलिटी could be compared with other periods and similar businesses. You have to draft your statements in a way कि जो आप compare कर सकें अपने business के साथ भी, पिछले periods के साथ, and with other businesses as well. And the last one is understandability. So financial reports जो होती हैं, जो publish की जाती हैं for the general public, income statement and statement of financial position must be capable of being understood by the users of the report. यानी it has to be drafted in a way which is understandable to ऑल द यूजर्स ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए वी हैव अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट टू मेक योर इनकम स्टेटमेंट एंड ऑल अदर स्टेटमेंट्स, ठीक है। सो रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। इसी तरह देयर समथिंग्स नोन एज कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, वो जो हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। रूल्स दैट आर अप्लाइड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यानी ये रूल्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब देखो, अगेन इसमें आई कैन नॉट हेल्प यू, ये आपकी मेमोरी समझ लें या आपके नोट्स को बेसिकली समझ लें, ठीक है जी। सो नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि यू नो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बाय नेम, बिकॉज आपको एमसीक्यूज में स्पेशली 2 से 3 एमसीक्यूज आ जाते हैं जिसमें वो आपसे कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ रहा होता है। सो अगेन इसमें मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूँ, आई कैन नॉट हेल्प यू मेमोराइज इट। बिजनेस एंटिटी, एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता ये है कि ओनली द ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस शुड बी रिकॉर्डेड एंड नॉट द ओनर्स पर्सनल ट्रांजैक्शंस या प्राइवेट ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब ये है कि ओनर और बिजनेस दो सेपरेट एंटिटीज हैं। आपने ओनर की घर की ट्रांजैक्शन बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड कर देना। फॉर एग्जाम्पल द ओनर बाइज हिमसेल्फ ग्रोसरीज विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, क्योंकि वो दो सेपरेट एंटिटीज हैं, ठीक है जी। ये है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है ओनली दो ट्रांस, और कुछ देखो बाय द नेम भी आपको समझ आ जानी चाहिए कि मतलब क्या है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सिर्फ वो आइटम्स आप रिकॉर्ड करें जो मॉनेटरी टर्म्स में, पैसों में वैल्यू किए जा सके, रिकॉर्ड किए जा सके। एग्जाम्पल, द मोटिवेशनल लेवल एंड स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉइज विल नॉट बी रिकॉर्डेड एज एन एसेट या एज एन इनकम। आप यही कहेंगे यार ये मोटिवेटेड वर्कफोर्स है तो $100,000 एसेट हो गया मेरा, नहीं। बिकॉज यू कैन नॉट वैल्यू या रिकॉर्ड दैट इन मॉनेटरी टर्म्स, है ना। हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारी चीजें हम वैल्यू नहीं कर सकते। आप सिर्फ वो चीज रिकॉर्ड करें जो मनी की टर्म्स में मेजर की जा सके। ये है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या कहता है जी? रिकॉर्ड एन एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट एट इट्स ओरिजिनल एक्विजिशन कॉस्ट। यानी कि जब भी हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, उसमें हम जो पहला कॉलम होता है नॉन करंट एसेट्स का, आप उसको हमेशा उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे शो करते हैं। हो सकता है आज की वैल्यू उसकी डिफरेंट हो, बट यू ऑलवेज शो दैट at the historical cost. So historical cost of an office building was 10 million when it was purchased 20 years ago. करंट मार्केट वैल्यू उसकी 3 टाइम ज्यादा हो गई है, बट मैं क्योंकि जब परचेज की थी मैं वही कॉस्ट शो कर रहा हूँ। सो बैलेंस शीट में मेरा जो फर्स्ट कॉलम होगा ना, उसमें 10 मिलियन ही आ रहा होगा कॉस्ट में। इट डज नॉट मीन कि मैं उसको 30 मिलियन शो करना शुरू हो जाऊँ। सो हिस्टोरिकल कॉस्ट कहता है जिसपे आपने एक्वायर किया था, आप वही वाली वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। ऑल्दो उसकी करंट वैल्यू हो सकता है ज्यादा कम हो जाए, बट आपने जिस पे किया था आप वही रिकॉर्ड करेंगे। दिस इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देन रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन क्या है जी? कि आप तभी रिकॉर्ड करें, रेवेन्यू को तभी रिकग्नाइज करें
when the goods have been delivered, यानी जब वो realize हो जाए, वो transaction पूरी हो जाए, revenue can only be recognized after it has been earned, आप उससे पहले record ना करें. For example, a sale is considered to be realized when a customer takes ownership of the good or service regardless of whether money is received or not. अगर ओनरशिप ट्रांसफर कर दी गई है कस्टमर को, इसका मतलब है आपकी इनकम बन गई है. आप इनकम, याद है ना, इनकम स्टेटमेंट एक्रूल कॉन्सेप्ट पे बनती है. वो यही होता है कि आप रिकॉर्ड कर देते हैं, आप पेमेंट या रिसीव को नहीं देखते, कितना रिसीव हुआ कितना नहीं हुआ. आप कहेंगे अच्छा जी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, नाउ आई कैन रिकॉर्ड दिस एज माई इनकम. ठीक है जी. देन डुअल एस्पेक्ट, डुअलिटी डबल एंट्री से रिलेट करता है. एवरी ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट टू थिंग्स बेसिकली, डेबिट एंड क्रेडिट होगी हर ट्रांजैक्शन की. हो सकता है 3 अकाउंट्स अफेक्ट हो रही हो ट्रांजैक्शन से, बट द पॉइंट इज कि जितना से आप डेबिट करेंगे उतने से ही आप क्रेडिट करेंगे. सो डुअलिटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं डेबिट एंड क्रेडिट डबल एंट्री की बात करते हैं, डुअल एस्पेक्ट डुअलिटी. कंसिस्टेंसी क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शंस ऑफ अ सिमिलर नेचर शुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड इन द सेम और कंसिस्टेंट वे. फॉर एग्जाम्पल जी, आप डेप्रिसिएशन की परसेंटेज सेम रखें, कंसिस्टेंट रखें हर साल. ऐसा ना हो कि एक साल 5% चार्ज करें, दूसरे साल 10% चार्ज करें. या अनदर एग्जाम्पल कुड बी यू हैव 2 बिल्डिंग्स, एक को आप स्ट्रेट लाइन पे चार्ज कर रहे हैं, एक को आप रिड्यूसिंग बैलेंस पे चार्ज कर रहे हैं. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट व्हेन ट्रीटिंग द सिमिलर काइंड ऑफ एसेट्स. दिस इज व्हाट कंसिस्टेंसी इज. देन कम्स मटीरियलिटी. मटीरियलिटी ये कहता है कि आप वो चीज रिकॉर्ड करें जो मटीरियल हो, सिग्निफिकेंट हो. आप इममटीरियल चीज या ट्रिवियल चीज को रिकॉर्ड ना करें. फॉर एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन ऑफ ट्रिवियल यानी स्मॉल अमाउंट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड. अच्छा, एंड दिस इज सब्जेक्टिव. एक बिजनेस के लिए एक चीज बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है, बट वही चीज किसी और के लिए इनसिग्निफिकेंट हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल जी, लेट्स से एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, ठीक है, उसने एक लाइट बल्ब खरीदा है, लाइट बल्ब. अब देखो बाय डेफिनेशन ये उसका एक नॉन करंट एसेट है, क्योंकि इट हैज लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर एंड इट्स नॉट फॉर रीसेल पर्पस, है ना भाई. बाय डेफिनेशन तो हो गया नॉन करंट एसेट, बट क्योंकि वो मटेरियल नहीं है, वो 100 रुपए की चीज है, वो उसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड करे. दिस इज मटीरियलिटी. हाउ एवर, जिस कंपनी का लेट से ओसाका का बल्ब है, ओसाका के लिए वही बल्ब इन्वेंट्री है, वो उसको एसेट में शो करेगा, उसके लिए वो सिग्निफिकेंट चीज है. डज दैट मेक सेंस? सो एक ही चीज किसी कंपनी के लिए मटेरियल हो सकती है और किसी के लिए नहीं हो सकती. सो बाय डेफिनेशन हमने देखा था वो है नॉन करेंट एसेट, बट क्योंकि वो बहुत बड़ा बिजनेस है, ये 100 रुपए की चीज वो नॉन करेंट एसेट में क्या शो करे, इट्स नॉट मटीरियल, वो उसको एज एन एक्सपेंस चार्ज कर देता है. बट सिमिलरली जो वो कंपनी बना रही है बल्ब्स, ठीक है जी, एनर्जी सेवर जो भी कह लें, उसके लिए वो चीज उसकी इन्वेंट्री है, इट्स सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ देयर बिजनेस. ठीक है जी. सो वो उसको करंट एसेट इन्वेंट्री में शो करेगी, दैट्स मटीरियलिटी. और बहुत ही कोई इनसिग्निफिकेंट चीज है, लेट से 10 रुपए का पैकेट है पेन्स का, वो आप ना ही रिकॉर्ड करें, ना एक्सपेंस करें, ना कुछ भी करें, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सी चीज है, तो आप 10 रुपए क्या रिकॉर्ड करेंगे. दिस इज मटीरियलिटी, ओनली रिकॉर्ड दोज आइटम्स विच आर मटीरियल सिग्निफिकेंट. ठीक है. देन कम्स एक्रूल्स एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट. यानी एक्सपेंसेस फॉर द ईयर शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ पेमेंट. और इनकम स्टेटमेंट हम यूं ही बना रहे होते हैं, रिमेंबर. आप इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करते हैं, जब इनकर कर लेते हैं. वी डू नॉट सी कि पेमेंट की है या नहीं की है. आप कहते हैं अच्छी जी इनकर हो गया तो रिकॉर्ड कर दो. इसी तरह इनकम्स हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब अर्न कर लेते हैं. वी डू नॉट सी कि रिसीव की है या नहीं की है. सो फॉर एग्जांपल ये वही कॉन्सेप्ट है एक्रूल्स एंड प्रीपेमेंट्स वाला. रेंट ओइंग एट द ईयर एंड should be included in this year expenses. Why? Although आपने पे नहीं किया इसलिए accrued है, बट है तो इसी साल का, तो जाके रिकॉर्ड कर दो. इसलिए हम रिमेंबर इनकम स्टेटमेंट में accrued चीज ऐड कर रहे होते थे बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि यार इनकर तो कर लिया है ना, एक्सपेंस तो हो गया है, तो रिकॉर्ड कर दो. इसी तरह इनकम जो होगी, अर्न तो कर लिए, वो अलग बात है रिसीव नहीं की, बट अर्न कर लिए तो रिकॉर्ड कर दो इनकम में. ठीक है. दिस इज व्हाट एक्रूज और मैचिंग इज. प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है प्रॉफिट्स, एसेट्स, इनकम शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड. उनको आपने नीचे लेकर आना होता है टू देयर रियलिस्टिक वैल्यू. इसीलिए हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी बनाते हैं. ऑल्दो अभी ये बैड हुए नहीं होती हैं, इट्स जस्ट एन एक्सपेक्टेशन के थोड़े बहुत रिसीवेबल्स बैड हो जाएंगे, बट क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन है, यू आर एक्सपेक्टिंग सम ट्रेड रिसीवेबल्स टू गो डाउन या टू डिफॉल्ट, इसलिए मैं प्रोविजन जरूर बनाऊंगा. या डेप्रिसिएशन, बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन आई एम नॉट ओवरस्टेटिंग माय एसेट्स, मैं उनको उनकी रियलिस्टिक वैल्यू पे लेकर आ रहा हूँ, नीचे लेकर आ रहा हूँ. ठीक है. ये है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. एंड द लास्ट वन इज गोइंग कंसर्न.
आप स्टेटमेंट्स ऐसे बनाते हैं कि योर assuming कि योर बिजनेस विल कंटिन्यू टू रन फॉर फोरसेबल फ्यूचर, यानी कि आप ऐसे नहीं बना रहे होते कि कल मेरा बिजनेस बंद हो जाना है। आप ये सोच के अपना बिजनेस चला रहे होते हैं, स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं कि योर बिजनेस विल कंटिन्यू टू रन फॉर सम टाइम एटलीस्ट, ठीक है, यानी वो चलता रहेगा एटलीस्ट फॉर सम फ्यूचर टाइम, ठीक है, दिस इज गोइंग कंसर्न। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जिनको आई होप कि आप रटना नहीं है। देखो, बात चीज़ें तो नाम से ही याद हो जानी चाहिए, मकसद समझाने का ही, अदरवाइज आई कुड हैव गिवन यू नोट्स, मैं कहता यार करके आ जाना, ठीक है, समझाने का मकसद होता है। सो ये वाले क्वेश्चन जो हैं बहुत ही ईजी हैं, डू नॉट लूज मार्क्स इन दिस, बिकॉज ये आपको वो कोई एरर देगा या कॉन्सेप्ट देगा, आपने जस्ट अप्लाई करना होगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। कॉन्सेप्ट्स आपके ये चार हैं, प्रिंसिपल सॉरी, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, और कॉन्सेप्ट्स आपके ये 10 हैं। Any concept that is still not so clear, I can go over it again. सर रियलाइजेशन वाला करवा देना। Realization, अच्छा, realization में देखो, it's all as the word suggests, realization। आपने चीज तब रिकॉर्ड करनी है जब रियलाइज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इसकी यूजली एग्जाम्पल सेल्स से ही दी जाती है। देखो फॉर एग्जाम्पल हमारी डील हो रही है काशी, ठीक है जी, आई एम सेलिंग गुड्स टू यू या एनीथिंग टू यू। अब हो सकता है पैसों की बात हम बाद में करें, ठीक है, लेट्स से जी अभी हमारी ट्रांजैक्शन होनी है, आई हैव ट्रांसफर्ड जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी एसेट है आपके नाम पे हो गया। अब मैं इसको अपनी इनकम कंसिडर करूंगा बिकॉज द ट्रांजैक्शन हैज बीन रियलाइज्ड, रिगार्डलेस ऑफ पैसे मिले हैं मुझे या नहीं मिले हैं, ठीक है, या रिगार्डलेस ऑफ पैसे मुझे पिछले महीने मिले थे। लेट्स से आप इसको ऑपोजिट कर लेते हैं, मैं आपको नेक्स्ट मंथ कोई चीज सेल करनी है, आपने मुझे पैसे दे दिए, मैं मुझे ऑल्दो पैसे रिसीव हो गए बट द सेल हैज नॉट बीन रिकग्नाइज्ड येट, तो मैं रियलाइज अभी तक नहीं करूंगा इसको, मैं अपनी इनकम में रिकॉर्ड नहीं करूंगा। हाँ, मैं कैश इनफ्लो जरूर रिकॉर्ड कर दूंगा, मुझे पैसे आ गए, बट आई विल नॉट रिकॉर्ड दिस एज माई इनकम बिकॉज अभी तक ओनरशिप मेरे पास है उस एसेट की। मैं ये तब करूंगा जब ओनरशिप आपके पास आ जाएगी, देन आई विल रियलाइज इट। सो आप पैसों की मूवमेंट नहीं देखते, आप ये देखते हैं यार कब ओनरशिप ट्रांसफर होगी, कब रियलाइज करना चाहिए, ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। क्लियर है काशी? यस सर, क्लियर हो गया। एनी अदर उबैद? नो सर। अच्छा, सो दैट इज इट गाइस, इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं आज ही आपको लिंक सेंड कर दूं सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी, सो दैट यू हैव इट योर ओन कन्वीनियंस पे। अगर आपको ये चैप्टर वीक है अभी भी, आई सपोज नॉट, अगर आपकी रिविजन ना पे, तो यू हैव 3 days नाउ, कल ऑफ है, सैटरडे संडे, मंडे को मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है, ठीक है आशी, आई डिस्कस द टाइमिंग एज वेल देन, तो उस पर भी बात करते हैं। एंड प्लीज़ कीप अप द रिविजन, एंड कोई मसला होता है इंशाल्लाह फिर हम सॉल्व करते हैं मंडे ऑनवर्ड्स, ठीक है गाइस। सो आई सेंड लिमिटेड कंपनीज का एक होमवर्क, बस आपका ये कि कल बेशक देख लेना, क्योंकि वो चैप्टर मैंने रिकॉर्ड ऑलरेडी कर दिया है, तो आई हैड टाइम, वो ज़रूर देख लेना। इट्स 20 minutes, इसी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है सारी चीज़ें, सो जस्ट गो ओवर इट एंड वी विल बी डन विद आवर चैप्टर्स, ठीक है गाइस।